किसी ने गाली दे दी उसको या दिलवाई गई, ये तो बेहतर तरीके से भाजपा के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि इस कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी माहिर है, मास्टरमाइंड है इन कामों के लिए कि कैसे हमें मुद्दा बनाना है, किन बातों को लिए मुद्दा बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर लगाया था ना, 7 फेरे लिए थे ना अपनी घरवाली के साथ, तो फिर उनको 15 दिन में ही क्यों छोड़ के भाग गए? भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के अंदर वो वहां पे जो बैठी हुई महिलाएं थी उनको बोली कि 500-500 रुपए में आती हैं और क्या करके यहाँ जाती हैं, ये तो शब्द अच्छे नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं भारत में प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने माँ के ऊपर भी राजनीतिक की, अपनी पत्नी के ऊपर राजनीतिक की, देश की माता बहनों के ऊपर राजनीतिक की, देश की दलित महिलाओं के ऊपर राजनीति की। तो 1000 बार बोल चुका हूं कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए आरएसएस और बीजेपी हिंदू परिषद ये कराते हैं देश में दंगे फसाद। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, ये सब कितने सम्माननीय है भाई साहब। मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। सहारा इंडिया ने जब्त नहीं किया, भारत सरकार ने सहारा इंडिया का पैसा जब्त किया। इसका मतलब गरीबों का पैसा जब्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राहुल गांधी जी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री की माताश्री को गाली दिया गया मंच से, जहां पे राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी नहीं थे, कोई भी गण्यमान्य नेता वहां उपस्थित नहीं थे। अब कोई कार्यकर्ता छोटा मोटा किसी ने गाली दे दी उसको या दिलवाई गई, ये तो बेहतर तरीके से भाजपा के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि इस कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी माहिर है, मास्टरमाइंड है इन कामों के लिए कि कैसे हमें मुद्दा बनाना है, किन बातों को लिए मुद्दा बनाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है और प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरी माता को गाली दिया गया जो इस दुनिया में नहीं है और उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये बात दरअसल मुझे कुछ हजम सी नहीं हो रही है भाई साहब। अगर आप लोग को याद होगा 2016 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया था, आप सब देशवासियों को याद होगा। और उस समय में माननीय प्रधानमंत्री ने 97 साल की 97 साल की माता को एक बैंक में लाइन में लगवा दिया था। वे क्या था? सुनता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 बेटे हैं, नरेंद्र मोदी जी छोटा है या क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसकी 4 औलाद हो और नोट बदलने के लिए 97 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया जाए, इसे क्या कहेंगे आप लोग? क्या ये राजनीतिक नहीं था? और क्या अपनी मां के विषय में फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या भाषण नहीं दिया था कि मेरी 97 साल की मां भी लाइन में लगी? इसे आप क्या कहेंगे? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ और लोगों के घर में सिंदूर भेजने का प्रोग्राम बनाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, देशवासियों की लोगों की पत्नियों के लिए सिंदूर भेजने का काम, लेकिन सिंदूर तो कौन भेजता है? जो हस्बैंड होता है वो लगाता है, या वैसे तो लाते नहीं है, लेकिन फिर भी एक है कि वो अधिकार उन्हीं का है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी घरवाली को सिंदूर भेजने का या उनको सिंदूर लगाने का काम किया? भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर क्या कहते हैं लगाया था ना, 7 फेरे लिए थे ना अपनी घरवाली के साथ, तो फिर उनको 15 दिन में ही क्यों छोड़ के भाग गए? क्या उन्होंने उनके साथ जाति नहीं किया? एक शादीशुदा स्त्री को विधवा की जिंदगी जीने के लिए क्या बेवश नहीं किया? और उससे भी बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कभी उन्होंने नामांकन में यह नहीं भरा
कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं, तो क्या 140 करोड़ जनता से झूठ बोलने का काम नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने? अब सवाल ये उठता है, फिर भाजपा की जो महिलाएं कार्यकर्ता सब हैं, वो उनको मैंने देखा अभी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ महिलाओं ने किया कि एक नारी का अपमान हम नहीं सह सकेंगे। आश्चर्य लगता है भाई साहब। मणिपुर के अंदर 2 लड़कियों को भाजपा कार्यकर्ता ने एक भीड़ इकट्ठी करके रोड के ऊपर निर्वस्त्र करके घुमाया और उसे खेतों में ले जाके उसका रेप किया और फिर क्या कहते हैं, उसको मार डाला। एक शब्द किसी महिला, भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला सेल की अध्यक्ष या कार्यकर्ता ने एक शब्द इसके ऊपर टिप्पणी की नहीं की भाई साहब। दिल्ली के अंदर एक लड़की को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रेप किया और उसे 7 किलोमीटर निर्वस्त्र करके उसको घसीटा गाड़ी के से, उसकी हड्डियां एक एक करके दिखने लगी। किसी एक महिला ने, भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की महिला ने, कोई एक महिला बता दो मुझे कि जिसने कहा हो कि नहीं हमारे कार्यकर्ता ने गलत किया या माननीय प्रधानमंत्री ने गलत किया। भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के अंदर वो वहां पे जो बैठी हुई महिलाएं थी उनको बोली कि 500-500 रुपए में आती हैं और क्या करके यहां जाती हैं, ये तो शब्द अच्छे नहीं है। तो क्या इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा कि वहां पे जो माता बहनें बैठी हुई हैं ये भी किसी की माता है, किसी की बहन है और अपने हक अधिकार के लिए बैठी हुई हैं, ये सब शब्द शोभनीय नहीं है। कभी किसी ने सुना क्या, या किसी भारतीय जनता पार्टी की महिला ने इस बात का खंडन किया क्या? नहीं किया भाई साहब। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात मॉडल दिखा के पूरे देशवासियों को सुनहरे सपने दिखाने का काम किया था। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह की जीवनी खंगाली जाए ना, और जो इनके चाल चरित्र हैं और जिस तरीके का इनका कार्य है, सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए इनको तो, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं भारत में प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने मां के ऊपर भी राजनीतिक की, अपनी पत्नी के ऊपर राजनीतिक की, देश की माता बहनों के ऊपर राजनीतिक की, देश की दलित महिलाओं के ऊपर राजनीतिक की, और अपनी जाति बदलने वाले फॉरवर्ड ओबीसी का चोला पहन के पूरे देशवासियों को ठगने वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई साहब मैं तो 1000 बार बोल चुका हूं कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए आरएसएस और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ये कराते हैं देश में दंगे फसाद। तो हम इनसे क्या सीखें? इनकी माता है और गरीब आदमी, और राहुल गांधी की मां के विषय में या जिनके विषय में भी मतलब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये शब्द कितने सम्माननीय है भाई साहब। मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं, ये किसके शब्द है पार्लियामेंट के अंदर? माननीय प्रधानमंत्री के। क्या किसी प्रधानमंत्री को ये शब्द शोभा देता है? ये प्रधानमंत्री के लफ्ज हो सकते हैं क्या? तो मजबूर हो जाता हूं मैं कभी कभी वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा लास्ट के अंदर आप सबसे, दोस्तों मैं अभी थोड़े दिन के लिए राजनीतिक से हटा हुआ हूं और लोकसभा चुनाव पूरे जोरों से लड़ूंगा। विधानसभा में कोई तैयारी नहीं है हमारी, लेकिन लोकसभा के लिए तैयारी रहेगी। और बहुत जल्द दीपावली के बाद राजनीतिक में सक्रिय फिर से होऊंगा। और मुद्दों की बात, अब देखो ना, बिहार के अंदर ही मैंने एक आंदोलन किया था बिजली स्मार्ट मीटर का, 200 यूनिट फ्री,
और स्मार्ट मीटर हटाने का। स्मार्ट मीटर तो हटाया नहीं, लेकिन 200 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिहार वासियों को फ्री मिल रहा है। सबसे पहले मैंने आंदोलन किया था, तमाम पार्टियों ने उस मुद्दे को पकड़ा और सरकार के ऊपर एक दबाव बना और जनता का काम बना। अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर अमित शाह जी का एक बयान आया था कि हम जल्द ही बिहार में सहारा इंडिया का जो पैसा है लोगों का जमा, वो हम देने वाले हैं, आप लोग आवेदन कराइए। किसी को 5 पैसा अभी तक मिला है क्या? और सहारा इंडिया का पैसा के लिए मैं हर राजनीतिक दल से कहता हूं, विपक्षी पार्टियों से कहता हूं, सत्ताधारी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप राजनीति को यदि वास्तव में देश के लिए और आम नागरिकों के लिए करते हैं तो इस मुद्दे को अवश्य उठाएं, क्योंकि बिहार के गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, भीख मांगने वाले ने भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा किया। जो सेबी ने सब पैसा सहारा का सीज कर दिया, वो पैसा गरीब, मजदूर, किसानों का, भिखारियों का, भीख मांगने वालों का, मजदूरों का, उन व्यक्तियों का पैसा है जो भारत सरकार ने जब्त किया है। सहारा इंडिया ने जब्त नहीं किया, भारत सरकार ने सहारा इंडिया का पैसा जब्त किया। तो इसका मतलब गरीबों का पैसा जब्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उनको पैसा देना चाहिए, गरीब मजदूरों का, क्योंकि ये इलेक्शन का समय है। इस बात को आप लोग समझें और इसके लिए आंदोलन करिए। मैं इतना कहूंगा आप सबसे, क्योंकि जरूरी है। हर व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, चाहे उनकी बीवी का हो, चाहे उनकी माँ का हो, चाहे उनके भाई का हो, चाहे उनके पत्नी का हो या बहन का हो, कि सब का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो इसके लिए आंदोलन करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़े से अपने कुछ निजी परेशानियों की वजह से इस आंदोलन को भी बढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन दीपावली के बाद मैं इस आंदोलन को, जब तक बिहार के लोगों का पैसा मैं दिला नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।